4 अगस्त के न्यूज़पेपर नोट्स, क्या एक बंदा 2 सीट्स जीत सकता है? नहीं, आप कंटिन्यू नहीं कर सकते बेशक इलेक्शन जीत जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा इलेक्शंस में आप जीत गए एंड पहले से राज्यसभा के मेंबर्स हों, तो आप दोनों हाउस रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, आपको एक ना एक छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लोकसभा राज्यसभा दोनों की ही सीटें रखते हो, तो अल्टीमेटली आपकी राज्यसभा की सीट अपने आप चली जाएगी, राइट? एंड अगर आप किसी भी एक हाउस के मेंबर थे एंड मेंबर होते हुए आपने दूसरे हाउस के इलेक्शन लड़े, तो फिर और आप जीत गए, तो आपकी ओरिजिनल सीट चली जाएगी, क्योंकि इसका ये मतलब है ना कि आप इंटरेस्टेड नहीं थे अपनी सीट के अंदर, तभी आपने दूसरे इलेक्शन लड़े थे आप, राइट? एंड अगर आप एक ही हाउस में 2 सीटें जीत गए हैं, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए आप एमपी एमएलए भी दोनों एक साथ नहीं बन सकते हैं, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो नितिन नबीन हैं, वो बिहार से एमएलए थे। जब उनको बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया गया, तो उसके 2 महीने बाद ही उनको राज्यसभा का एमपी बना दिया गया। अब अगर बीजेपी प्रेसिडेंट बन गया, इसका ये मतलब नहीं कि एमएलए नहीं बन सकते, बिल्कुल एमएलए बन सकते हैं, लेकिन शायद थोड़ी सी छोटी बात हो जाती कि यार एक एमएलए बना हुआ है, बताओ जी, प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसलिए उनको फिर राज्यसभा का एमपी बना दिया गया। अब क्योंकि वो राज्यसभा के एमपी बन गए, पार्लियामेंट के एमपी बन गए, इसलिए वो एमएलए की तरह कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। उन्होंने मार्च में रिजाइन किया, जुलाई में इलेक्शन हुए और जुलाई में फिर पीके वहां से जीत गए। सेकंड न्यूज़ सेकंड न्यूज़ है ब्रिजभूषण सिंह, उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस थे, तो कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया है। बाकी जो लोग फीमेल रेसलर्स हैं, वो उसको अपील करेंगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पॉश एक्ट। पॉश एक्ट 2013, ये सुप्रीम कोर्ट की विशाखा गाइडलाइंस 1997 पे आधारित था, उससे काफ़ी इंस्पायर्ड था। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सभी वर्क प्लेसेस पे अप्लाई होता है, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर हो, इनफॉर्मल सेक्टर हो, आपके घर की हाउसमेड है, वो भी कवर्ड है, वो भी प्रोटेक्टेड है इस लॉ के थ्रू, राइट? तो जिस भी कंपनी में 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, उस कंपनी के अंदर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए। और जिसमें 10 से कम एम्प्लॉयज़ है, या जैसे आपकी हाउसमेड है या शॉप है, एग्रीकल्चर वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ये सभी कवर्ड है। तो ये सब कहाँ पे जाएंगे कंप्लेन करने के लिए? इनके लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, तो वहां पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इस कमेटी को सरकार बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है? अगर कंपनी के अंदर कोई विजिटर है, आप बैंक में गए, आपका बैंक में खाता है, या आप अपने फ्रेंड के साथ गए, आपका किसी बैंक में खाता भी नहीं है, फिर भी आप चले गए किसी बैंक के अंदर, वहां पे आपके साथ हैरेसमेंट होती है, आप तब भी कंप्लेन लिखवा सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही वाइड लॉ है, इसमें लूप होल्स काफी कम है, मतलब हैं बट मैक्सिमम चीजों को कवर किया जाता है इसके अंदर। हॉस्पिटल में कोई चीज हो जाए तो वो भी कवर्ड, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस, ठीक? तीसरा, ये वाला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भी जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, इट्स अ सोशल रियलिटी, इट्स अ रियलिटी एंड हमें इसका सामने करना ही पड़ेगा। तो ये जो क्रुएल्टी वाले लॉज होते हैं, दे आर एप्लीकेबल इन दीज केसेस ऑल्सो, ठीक है? तो जो आईपीसी का सेक्शन 498 ए था, क्रुएल्टी वाला, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 85-86 बन गया है, उसके तहत जो फीमेल्स हैं वो अपने हस्बैंड या इन लॉज के खिलाफ कंप्लेन लिखवा सकती हैं क्रुएल्टी के। तो लिव इन रिलेशनशिप अगर चल रहा है, तो उसमें भी इस कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। अगली न्यूज़ ये वाली है, एलएनजी इंपोर्ट्स वाली। तो क्योंकि हॉर्मूज में दिक्कत हो रही है, तो अभी हमने बाकी कंट्रीज से अपने एलएनजी इंपोर्ट्स इंक्रीज कर दिए हैं। तो एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मोस्टली CH4 होती है, यानी कि मीथेन होती है, राइट? उसको लिक्विफाई किया जाता है -162 डिग्री सेल्सियस तक, उससे उसकी वॉल्यूम बहुत कम हो जाती है। जब उसकी वॉल्यूम बहुत कम हो जाती है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाता है। तो इंडिया में जो मेजर एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल्स हैं, वो मोस्टली वेस्ट कोस्ट पे हैं, ईस्ट कोस्ट पे 2 हैं, एन्नोर और धामरा। वेस्ट कोस्ट पे है दहेज, जो कि सबसे बड़ा है इंडिया का एलएनजी इंपोर्ट टर्मिनल, हजीरा और मुंद्रा, ये तीनों गुजरात में है। आपको स्टेट लर्न होने चाहिए। गुजरात में है दहेज, हजीरा, मुंड्रा। महाराष्ट्र में डबोल, केरला में कोची, ठीक है? एलएनजी और पीएनजी में क्या फर्क हुआ? एलएनजी है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, और पीएनजी है प्राइम्ड नेचुरल गैस। घर के अंदर जो पहले तो एलपीजी आता था, वो पेट्रोलियम गैस है, वो अलग चीज हो गई बिल्कुल। पेट्रोलियम गैस अलग चीज है, ठीक है? पेट्रोलियम गैस तो सिलेंडर हो गया। अब हमारे घरों में सिलेंडर की जगह पाइप्ड गैस आती है, तो हो गई पीएनजी, नेचुरल गैस। इसी नेचुरल गैस को हम इंपोर्ट करते हैं लिक्विफाई करके, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है? इससे शिप्स के थ्रू आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसकी वॉल्यूम काफी हद तक कम हो जाती है। फिर अगला न्यूज आर्टिकल ये वाला है, नोटो वाला। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, किसी को अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना हो, तो उसकी एक नेशनल लेवल पे लिस्ट होती है,
कि भी किस बंदे को कौन सा ऑर्गन चाहिए एंड कौन कौन से डोनर्स हैं अवेलेबल, राइट। तो उसकी एक नेशनल लिस्ट होती है, उस लिस्ट, वो लिस्ट हर कोई एक्सेस कर पाए उसके लिए सरकार ने एक वेबसाइट और एक मोबाइल ऐप बनाई है। ठीक है। तो कानून कौन सा है जिसके अंतर्गत ये सारे काम होते हैं? वो कानून है थोटा, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994। इस एक्ट के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन नेशनल रेगुलेटर है, इसको बनाया गया नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है। लिविंग एंड डिसीज्ड दोनों ऑर्गन डोनेशंस कवर्ड हैं। अगर इंडिया में किसी की ब्रेन डेथ हो जाती है, ब्रेन स्टेम डेथ हो जाती है, उसको ब्रेन डेथ बोलते हैं नॉर्मली हम, तो उस बंदे के भी ऑर्गन्स अगर कंसेंट है तो आप उसको भी हार्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना। एंड यूपीएससी पूछ सकता है कि क्या कोई फॉरेनर्स इंडिया में के ऑर्गन्स ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो जो ऑर्गन लेना चाह रहे हैं हमारी नेशनल लिस्ट में कोई बंदा उसके लिस्ट में पहले से ना हो। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडियंस को जरूरत है और आप पहले बाहर बाहर को दे रहे हो, नहीं। अगर इंडिया में उस पर्टिकुलर ऑर्गन की अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल है, लेकिन कोई उसको लेना नहीं चाह रहा, कोई जरूरत नहीं है इंडिया के अंदर, तो फिर फॉरेनर्स इंडिया में आके ऑर्गन्स ले सकते हैं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेन डेथ जब होती है तो आप सॉलिड ऑर्गन्स भी हार्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जब प्रॉपर डेथ, मतलब जैसे हार्ट ही फेल हो जाए जब, है ना, तो जब प्रॉपर जैसे डेथ हो जाती है उसके बाद हम सारी चीजें यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ ही चीजें हैं जो इजीली यूज करी जा सकती हैं। ठीक है। इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे पहले 27 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता था, 3 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1994 में इंडिया में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। ठीक है। डिसीज डोनर हार्ट ट्रांसप्लांट होता है इंडिया के अंदर। इम्यूनो सप्रेसेंट्स क्या होते हैं? यानी कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवाइयां। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट आता है तो हमारी बॉडी समझ जाती है ये फॉरेन ऑब्जेक्ट है, उससे लड़ती है। उसी तरह से अगर हम किसी और का ऑर्गन अपनी बॉडी में डाल लेते हैं, लिवर या लंग्स, हार्ट, कोई भी चीज, तो हमारी बॉडी को तो लगता है भैया ये तो बाहर का ऑर्गन आ गया, मारो उसको। वो तो उसको रिजेक्ट कर देगी, बॉडी लड़ेगी उससे। तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस नए आए हुए ऑर्गन से लड़ाई ना करे, उसके लिए ये दवाइयां दी जाती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट्स। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स एक क्लास ऑफ मेडिसिन हैं जिनके बहुत सारे काम होते हैं। एक काम ये भी होता है कि जब किसी को ऑर्गन दिया जाता है तो ये दवाइयां भी उसको लाइफ लॉन्ग देनी पड़ती हैं, राइट। और भी कई बीमारियों में काम आता है, जैसे कुछ ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह होती हैं, तब भी मेरे ख्याल से ये दवाइयां दी जाती हैं। तो ये तो अपना इंडियन एक्सप्रेस का पहला पेज हो गया। ठीक है ना। एंड अब हिंदू का देख लेते हैं। हिंदू में ये चीज़ तो पहले कवर्ड हो गई है सारी, कावेरी वाला हमने कल ही कवर कर लिया था। तो अभी ये वाला न्यूज़ है कि एक सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटीशन दायर करी कि भाई लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, बड़े वीआईपी लोग रहते हैं हमारे यहाँ जंतर मंतर के आसपास, उन बेचारे गरीब लोगों को लुटियंस दिल्ली की दिक्कत हो जाती है, तो प्रोटेस्ट वहां पे नहीं होना चाहिए, कहीं और जाके करो। ठीक है। तो सीजीआई ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है यार, ये तो काफी इंपॉर्टेंट केस है, इसको थोड़ा जल्दी से देखा जाए। तो उन्होंने सरकार को कहा है कि आप लोग जल्दी से इसको देखो। ठीक है। दूसरा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जैसे कई केसेस आते हैं कि डॉग बाइट्स कर लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी दिल्ली में डॉग्स को, हाई कोर्ट ने कहा है कि डॉग्स को स्टरलाइज करने के लिए एनडीएमसी और एमसीडी अलग से कैंप्स लगाएं, लेकिन ओरली बोला कि यार सबका स्टरलाइजेशन मत कर देना। आप खुद सोचो ना, अगर आप किसी सिटी के सारे ही डॉग्स को स्टरलाइज कर दोगे तो फिर तो डॉग्स दिल्ली से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एक भी कुत्ता नहीं बचेगा दिल्ली के अंदर। तो उनकी पॉपुलेशन तो बढ़ने दो थोड़ी सी आगे। तो इसलिए कोर्ट ने कहा भी कम से कम 5% को छोड़ देना आप लोग, थोड़ा देख के करना, मतलब ठीक है ना, स्टरलाइज कर दो लेकिन थोड़ा मतलब देखभाल के। अगले न्यूज आर्टिकल, ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे आजकल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कावड़ यात्रा चल रही है तो क्या क्या हो रहा है। एक तो स्कूल बंद हो गए हैं, बाकी वायलेंट केसेस आ रहे हैं काफी। अब एक स्कूल बच्चे स्कूल कहीं पे जा रहे थे, स्कूल खुला हुआ था, बंद नहीं किया तो अटैक कर दिया उसका, जो भी हुआ पता नहीं। बिहार में एक बंदे को मार दिया, गवर्नमेंट ऑफिसर को, लेकिन कह रहे हैं इसमें कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है इस चीज का। उड़ीसा ने कहा है कि जो पूरी रथ यात्रा है उसको यूनेस्को की इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, ऐसा सरकार कोशिश करेगी। अभी फिलहाल इंडिया से 16 आइटम्स इसमें इंक्लूडेड हैं यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, जैसे जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो फिजिकल साइट, उसको टच कर सकते हो, लेकिन जो नाच गाना फेस्टिवल्स हैं, कल्चर है, उसको तो टच नहीं कर सकते ना, इसलिए उसको इंटेंजिबल कहते हैं। तो इंडिया में 16 हैं। सबसे पहले 2008 में आई थी, ये 3 चीजें मानी गई थी इंडिया से, रामायण, रामलीला, वैदिक चैंटिंग एंड कुटियाट्टम। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बाकी चीजें आती रही, और पिछले साल 2025 में दीपावली भी इंक्लूड हुई थी।
अ, काफ़ी टाइम तक अरुणाचल प्रदेश के एक सीएम रहे हैं, पेमा खांडू। तो काफ़ी आरोप लगे थे कि बहुत सारे सरकारी टेंडर, सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो किए बिना इनके परिवार की कंपनीज़ को ही दिए गए थे, गलत तरीके से, राइट? तो उसके खिलाफ कुछ पीआईएल्स लोगों ने दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अब सरकार तो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो सीबीआई गया है सुप्रीम कोर्ट के पास कि सर आपने हमसे कहा था इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट वी कैन नॉट डू द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि वहाँ पे कोई कॉपरेट ही नहीं कर रहा, फाइल्स ही नहीं दिखा रहे हैं हमें, तो हम क्या करें बताओ। ठीक है। तो सीबीआई की जांच के लिए सीबीआई को स्टेट्स से जनरल या स्पेसिफिक कंसेंट चाहिए होता है। जनरल कंसेंट मतलब स्टेट ने दे दिया कि ठीक है आपको कोई जरूरत लगती है आप इन्वेस्टिगेट करिए किसी मामले को। स्पेसिफिक होता है कि केस टू केस कंसेंट दिया जाता है। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट ना दे तो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कहने पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकता है। सीबीआई कौन से लॉ के अंतर्गत काम करता है? दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। और क्या न्यूज़ है? जितने एडिटोरियल्स वगैरह है ना उनको हम, क्योंकि मेंस के हिसाब से काफ़ी अच्छे होते हैं ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट और ये एडिटोरियल वगैरह, तो सिर्फ जो पॉइंट दिए हैं हम उनको नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कॉम्प्रिहेंसिवली मेंस में हमें क्या लिखना चाहिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिला के उसको वीकेंड्स पे ढंग से अलग से टैकल किया करेंगे। ठीक है। लैब ग्रोन डायमंड्स, नेचुरल डायमंड कैसे बनते हैं? भाई धरती के अंदर जो कार्बन है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के अंतर्गत आके वो अल्टीमेटली पहले कोयला बनता है, वुड कोयला बनती है, एंड अल्टीमेटली कार्बन जो है वो डायमंड में बन जाता है। ठीक है, वो आपको पता है। तो इसी चीज को हम, जो चीज नेचर मिलियंस ऑफ ईयर्स लेती है उसको हम फटाफट जो है लैब में कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये एक तरीका हो गया, एक टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल डायमंड बनाने की। दूसरा क्या होता है? सीबीडी। सीबीडी में क्या होता है? एक छोटा सा आपने डायमंड सीड लिया एंड उसके ऊपर आपने कार्बन रिच गैस इस तरीके से कुछ लगा रहे हो, गैस को वहां पे डाल रहे हो कि वो गैस एक्यूमुलेट हो होकर डिपॉजिट होती रहती है एंड वो डायमंड बड़ा हो जाता है। तो दो टेक्नोलॉजीज हैं ये लैब ग्रोन डायमंड्स बनाने की। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये है कि लैब ग्रोन डायमंड्स फेक डायमंड नहीं होते हैं, ये असली डायमंड होते हैं। मतलब एक क्या होगा कि मान लो मैंने प्लास्टिक ली या मैंने कांच लिया और कांच को मैंने काट कूट के डायमंड जिसकी शेप दी थी, तो फेक डायमंड है, क्योंकि वो कांच है। जब हम डायमंड शब्द का यूज कर रहे हैं तो डायमंड शब्द का मतलब हुआ प्योर कार्बन। डायमंड इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, है कि नहीं? जैसे ग्राफीन है, ग्राफीन इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें हम कि एग्जैक्टली ये अंदर है क्या चीज, कार्बन का बना हुआ है पूरा, जिसकी कुछ पर्टिकुलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो जो भी केमिकल ऑप्टिकल फिजिकल दुनिया भर की प्रॉपर्टीज है नेचुरल डायमंड की, एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज लैब ग्रोन डायमंड की होती हैं। तभी तो इतनी मुश्किल से उनको बनाया जाता है लैब के अंदर। इसीलिए ये फेक डायमंड नहीं होते हैं, ये एकदम पक्के असली डायमंड होते हैं। बस हमने नेचर को बहुत जल्दी कर दिया। ठीक है। बजट 2023 में हमने लैब ग्रोन डायमंड के जो सीड्स होते हैं जिनसे इनको बनाने में आसानी होती है, उस पर पहले 5% की कस्टम ड्यूटी लगती थी, हमने वो कस्टम ड्यूटी हटा दी है ताकि इंडिया और ज़्यादा ये डायमंड सीड्स इंपोर्ट कर सके और इंडिया में हम इन डायमंड्स को और ज़्यादा बना सके। आईआईटी मद्रास ने पिछले 2-3 साल के अंदर ही एक इंडिया सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड बनाया है, अपने एस्टैब्लिश किया है। ध्यान दो, क्यूबिक जिरकोनिया और मोसेनाइट ये कोई आर्टिफिशियल या मतलब सॉरी लैब ग्रोन डायमंड्स नहीं है, ये डायमंड सिमुलेंट्स हैं। ठीक है, ये कोई असली डायमंड नहीं है, ना ही लैब ग्रोन डायमंड्स हैं। ठीक। किम्बरले प्रोसेस। किम्बरले प्रोसेस क्या होता है? अभी दुनिया में जितने भी डायमंड्स आते हैं उनमें से बहुत ज्यादा डायमंड्स अफ्रीका से आते हैं। एंड अफ्रीका में जहां पे उनकी माइनिंग करी जाती है वो बहुत ही बेकार तरीके से करी जाती है, चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व होता है, उसमें ब्लड मनी होता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स कहते हैं उनको, ब्लड डायमंड्स कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हिंसक तरीके से लोगों को स्लेव बना बना के वो सारी काम करे जाते हैं, डायमंड्स निकाले जाते हैं। तो किम्बरले प्रोसेस सर्टिफाइड डायमंड लेने का मतलब ये हुआ कि वो डायमंड रिस्पॉन्सिबल तरीके से माइन किया गया था, उसमें कोई गलत तरीके से या लोगों को प्रताड़ित करके उसको माइनिंग नहीं करी गई थी उसकी। इंडिया में कल रात को 8 बजे न्यूज़ आई थी कि कई लोगों के व्हाट्सएप बंद हो गए हैं। तो व्हाट्सएप का कहना है कि हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ही कुछ लोगों के अकाउंट बंद कर दिए हैं, बट कुछ लोग उसको ऐसा ले रहे हैं कि शायद अभी कुछ चल रहा होगा सेंसरशिप या कुछ, पता नहीं, मतलब वो सारे सोशल मीडिया चैटर है, उसमें कुछ सच कितना झूठ कितना कितना किसी को कुछ नहीं पता उसमें। ठीक है।
ओएनजीसी टू रिजर्व हाफ ऑफ मैंगलुरु फैसिलिटी ऑफ स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स। देखो, हमने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, फिर क्रूड ऑयल को आप इस तरीके से ओवरग्राउंड टैंक्स में स्टोर कर सकते हो, ये एक तरह की स्टोरेज हुई। ठीक है। दूसरा, क्या आपको लगता है कि नहीं कोई इस पे अटैक कर सकता है ना, काफी आसानी से इनमें आग लगा सकता है कोई दुश्मन। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से धरती को खोदते हैं, धरती के अंदर गुफा बनाते हैं। आपको ये फोटो दिख रही है, धरती के अंदर हम गुफा बनाते हैं, एंड इन गुफा के अंदर हम इस क्रूड ऑयल को भरते हैं फिर। ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स रखते हैं, इसमें क्रूड ऑयल रखते हैं। राइट। तो इंडिया में भी 60-70 दिन का हमने स्ट्रैटेजी ये बना रखे हैं रिजर्व्स। एंड इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये कुछ स्टेट्स के अंदर है जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। राइट। तो इंडिया ने 2004 में ये काम शुरू किया था, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड। इस कंपनी का क्या काम है कि ये इंडिया के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाना, ताकि जैसे भी हॉर्मूज में दिक्कत हुई तो इंडिया के पास जो है अपने कई दिनों का रिजर्व होना चाहिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है अगर आपको हमारा फुल टाइम मेंबर बनना है, एनर्जी एजेंसी है ना, तो कह रही है आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपके पास अच्छे खासे ऑयल स्टॉक्स होने चाहिए। तो वो कहते हैं कि आपके पास 90 डेज का तो अपना स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होना चाहिए। इंडिया के पास अभी करीब 60-70 दिन का है, तो हम धीरे धीरे इसको इंक्रीज कर रहे हैं। 2004 से लेके अभी तक हम 3 जगहों में तो बना चुके हैं, और बाकी जगहों पे भी धीरे धीरे काम चल रहा है। तो यहाँ पे न्यूज क्या है, जैसे ओएनजीसी कंपनी है, उसका अपना कोई बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे उसने इस तरह से अपना कमर्शियल यूजेस के लिए बफर क्रिएट करती है कि भी पीछे से माल आ रहा है, फिर यहाँ से निकले जा रहा है, फैक्ट्री की वेयर हाउस के तरीके से, है ना, यहाँ पे बहुत सारा स्टोर करके रखती है ओएनजीसी। तो ओएनजीसी कह रही है हमारे पास जितनी कैपेसिटी है बेंगलुरु में, उसमें से आधी कैपेसिटी को जो है हम स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए डेडिकेट कर देंगे, और बाकी अपना जैसे कमर्शियल काम चल रहा है वैसे काम चलता रहेगा। ये वाली न्यूज होगी कवर। अगला क्या है, गवर्नमेंट टू सेल एलआईसी शेयर्स। अभी गवर्नमेंट की एलआईसी में करीब 96.5% की हिस्सेदारी है, जिसको सरकार कम करके 90% करेगी। क्यों कर रही है? एक रीजन तो ये जनरली होता है कि सरकार को लग रहा है अच्छा है, पैसे की जरूरत है हमें, तो पैसे कमा लेते हैं थोड़े से। ठीक है ना, जो 17 साल में बना उसको बेच देते हैं, पैसे मिल जाएंगे। दूसरी बात ये होती है कि जब भी कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, लिस्टेड कंपनीज होती है, उनके लिए सेबी की गाइडलाइंस है कि कम से कम 25% हिस्सा तो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। इट इज कॉल्ड एज एमपीएस क्राइटेरिया, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग क्राइटेरिया। अगर आज आपकी कोई बहुत बड़ी कंपनी है एंड आप चाहते हो उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना, तो आप ये नहीं कह सकते कि 100% मालिक मैं आज हूं तो आगे भी मैं ही 100% मालिक रहूंगा। नहीं, आप शेयर्स इशू कर रहे हो ना, आईपीओ इशू करोगे ना, फिर एफपीओ भी इशू करोगे ना कुछ। तो आपका हिस्सा 75% से कम होना चाहिए, कम से कम 25% हिस्सा तो पब्लिक डोमेन में होना ही चाहिए, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फ्रीली लोग खरीद बेच पाए। ठीक है, ये एमपीएस क्राइटेरिया होता है। अब एलआईसी में तो ऐसा है नहीं, एलआईसी में तो पूरा सरकार लेके बैठी हुई है। तो सेबी ने कहा कि जैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पीएसयूज हैं एलआईसी जैसी, तो इनके लिए हमने टाइमलाइन थोड़ी रिलैक्स कर दी है। 2027 तक कम से कम इनके 10% शेयर्स मार्केट में होने चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज पे होने चाहिए। एंड अल्टीमेटली जो बाकी सब कंपनीज के लिए क्राइटेरिया है 25% वाला, वो इन सरकारी कंपनीज को भी मीट करना पड़ेगा। तो उसी प्रोसेस में सरकार अपना थोड़ा और स्टेक कम कर रही है 96.5 से 90% तक का। ठीक है। तो इस तरह से शेयर्स बेच रही है। तो इसमें सरकार लाती है ऑफर फॉर सेल। जब भी कोई प्रोमोटर, प्रोमोटर का क्या मतलब होता है, जो कंपनी के मालिक होते हैं। तो जब भी किसी कंपनी, चाहे सरकारी है प्राइवेट है फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के जो मालिक हैं जिनके पास शेयर्स है बहुत सारे, वो अपने कंपनी में शेयर्स कम करते हैं, जैसे सरकार कम कर रही है अपने, है ना। जो शेयर कम करते हैं, कम करने का क्या मतलब हुआ, शेयर किसको बेचेंगे, राइट। तो मार्केट में निकाल देते हैं ऑफर फॉर सेल कि भैया मेरे, मैं अपना 2.5% स्टेक कम करना चाह रहा हूँ, किसको खरीदना तो खरीद लो। ठीक है। सरकार क्या कर रही है, सरकार ला रही है 6.5% का ओएफएस। इसमें क्या है, 2.5% का बेस है और 4% का ग्रीन शू है। क्या मतलब हुआ, सरकार ये कह रही है हम बेचेंगे अपना 2.5% का स्टेक, लेकिन हमें उम्मीद है कि शायद हमारे शेयर्स की डिमांड और भी ज्यादा होगी, एलआईसी के शेयर्स की काफी ज्यादा डिमांड होगी। तो अगर हमें लगा कि हाँ भी डिमांड है, सच में लोग और खरीदना चाहते हैं, काफी लोग इंटरेस्टेड हैं एलआईसी के शेयर्स और खरीदने में डायरेक्टली हमसे, तो फिर हम और 4% तक अपने शेयर्स बेच देंगे। ठीक है। तो एज अ नॉर्मल इंसान अगर आपको शेयर खरीदने एलआईसी के, आप जब मर्जी जाके स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हो। अभी मेरे ख्याल से 400 रुपए का शेयर चल रहा होगा आसपास, 400 रुपए के आसपास का। सरकार कह रही है हम मार्केट रेट से थोड़ा सस्ते में बेचने को तैयार है आपको, 382 रुपीज में, है ना। ये है फंडा।
क्योंकि आप सोचोगे ना वरना कि सर अगर मैं डायरेक्टली खरीद सकता हूँ बीएससी एनएससी से, तो फिर मैं सरकार के ओएफएस का वेट क्यों करूँ फिर मैं, है ना? तो इसीलिए क्योंकि सरकार थोड़ा सा आपको डिस्काउंट में बेचने की कोशिश कर रही है। ये वाली न्यूज़ हो गई। तो आपको ये टर्म्स ध्यान रखनी है, ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है, ओएफएस क्या होता है, डरना नहीं है, सिंपल सी बात है। नायरू, नाउरू, नाउरू एक कंट्री है जिसने अपना नया नाम रखा है नाओइरो, जो भी है, ठीक है? छोटी सी कंट्री है, दुनिया की तीसरी सबसे छोटी कंट्री है, सबसे छोटी वेटिकन सिटी, उससे बड़ी मोनाको, उससे बड़ी ये, राइट? पॉपुलेशन बहुत थोड़ी सी है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पे देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे है। इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे है, इक्वेटर से 40 किलोमीटर नीचे है। इस एरिया को माइक्रोनेशिया भी कहते हैं, ठीक है? लोकेशन समझ गए? अ, यहाँ पे हिस्टोरिकली फॉस्फेट माइनिंग काफ़ी हुई है। ये पहले ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनी थी। 1968 में इसे ऑस्ट्रेलिया से इंडिपेंडेंस मिली थी। अभी भी वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी यूज़ होती है। ये दुनिया की इकलौती कंट्री है मेरे ख्याल से जहाँ पे इसकी कोई कैपिटल सिटी नहीं है ऑफिशियल, क्योंकि कंट्री इतनी छोटी है तो क्या ही कैपिटल बनाओगे अलग से, ठीक है ना? तो यारेन इज़ अ डी फैक्टो कैपिटल। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यारेन वहाँ पे एक जगह है जिसको कैपिटल माना जाता है। और यहाँ पे हिस्टोरिकली फॉस्फेट माइनिंग काफ़ी होती थी। क्यों? देखो, ये सारा समुद्र का इलाका है, सारा समुद्र का इलाका है आसपास का। तो यहाँ पे जो भी सी बर्ड्स होते हैं उनको जब लैंड दिखा तो लैंड पे आते हैं, लैंड पे आएंगे तो ड्रॉपिंग्स गिराएंगे, पॉटी करेंगे वहाँ पे। तो जो सी बर्ड्स हैं उनकी ड्रॉपिंग्स के अंदर काफ़ी फॉस्फेट होता है, और जब वो फॉस्फेट ऊपर धरती पे जमा होता है, जो बहुत सारे बर्ड्स आते रहते हैं बार बार, है ना? यहाँ पे ड्रॉपिंग्स गिराते रहे मिलियंस ऑफ ईयर से, और जब वो बारिश हुई तो लीच हो होके ये फॉस्फेट सॉइल के अंदर लीच हो गया, नीचे डिपॉजिट होता रहा, और यहाँ का सॉइल बहुत ज़्यादा फॉस्फेट रिच हो गया। तो इसलिए हिस्टोरिकली कई लोगों ने, फॉरनर्स ने यहाँ पे आके फॉस्फेट माइनिंग करी है, जिससे यहाँ पे इकोलॉजी काफ़ी खराब हो गई यहाँ की। 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स कंक्लूड हो गए हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में। अब अगले गेम्स होंगे इंडिया के अहमदाबाद में। पिछली बार इंडिया में हुए थे गेम्स 2010 में दिल्ली में, राइट? अब जब ये 2030 में होंगे तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स के का 100th ईयर होगा, क्योंकि पहली बार ये गेम्स 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे।